हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम कक्षा 11 गणित अध्याय 2 संबंध तथा फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, मतलब इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत वह कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमको 2.1 के क्वेश्चन को लगाते समय हमको प्रयोग में आएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो बहुत मतलब हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए संबंध में फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका ये है, तो इसमें आपका जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें आपको ये समझना है कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। इंग्लिश में बात करते इसमें क्या बोलेंगे, कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या बोलेंगे, कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मानकर चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट आपका मान लेते हैं समुच्चय ए है। मान ले हमारे पास क्या है, समुच्चय ए मतलब एक आपका एक सेट है। इस सेट के एलिमेंट्स हम मान लेते हैं एक है, दो है और तीन है। और दूसरा सेट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बी है। बहुत आराम समझना कि इसमें हमने क्या मान लिया कि हमने ये मान लिया कि सेट ए है, पहला जो हमारे पास सेट ए है और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आपके क्या है, एक दो तीन है। दूसरा सेट हमारे पास बी है और समुच्चय बी के एलिमेंट्स जो हैं आप इस तरीके से मान सकते हैं, 8 मान लो, 7 मान लो, उसके बाद 9 मान सकते हैं, कुछ भी मान लो। समुच्चय ए के एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी मान लो, समुच्चय बी के एलिमेंट्स कुछ मान सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई ये कहे कि चलिए आप मतलब समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल करके बताइए, क्या बताना हमको, समुच्चय और समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल बताना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी समुच्चय और समुच्चय बी का कार्टीशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए क्रॉस बी, जो आपका क्या होगा, समुच्चय और समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बात को समझना। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को लेकर क्या करेंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ क्रमित युग में लिखते चले जाएंगे। जैसे बात को समझो, जैसे हमने एक लिया, तो अब एक लिया तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या उठाएंगे, 8 उठाएंगे, यानी 1,8 हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेकर चलेंगे, 1,9 लेकर चलेंगे। मतलब जो हमने एक उठाया, एक का जितना क्रम बन रहा है समुच्चय बी के साथ उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 लेकर चलेंगे, तो 2 लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, 2,8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्रम से लिखना चलना, हमको युग बनाना है ना, तो क्रम से लिखते चले जाएंगे। वो आपका युग कैसा बनाना है, क्रमित युग बनाना है। अब जैसे हमने 1 से शुरुआत किया तो 1 वाला खत्म कर दिए। ठीक है, अब 2 शुरुआत करेंगे तो कितना होगा, 2 और 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 2 और कितना होगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, उसके बाद आपका 2 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने 2 वाला खत्म कर लिया, 2 वाला हमने खत्म कर लिया। हमारे पास 3 है, 3 को लेकर चलेंगे, तो 3 को लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, 3,8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना होगा, 3,7 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 3 और 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना, इस तरीके से हमारा ये कार्टीशियन प्रोडक्ट हुआ। ये आपका क्या कहलाएगा, कार्टीशियन प्रोडक्ट कराएगा। यानी समुच्चय और समुच्चय बी का आपका क्या हुआ, कार्टीशियन प्रोडक्ट हुआ। यानी इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमने एलिमेंट्स लिया है, यानी जो भी हमने क्रमित युग बनाया है, जो भी हमने युग बनाया है वो आपका क्या है, क्रम से है। यानी ये हम कह सकते हो हमारा जो युग्म है ये आपका क्या है, क्रमित युग्म है। देखो इसमें से आप ये कह सकते हो कि अगर इसमें से हम कोई भी, यानी इस कार्टीशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक युग्म उठाए, जैसे हम 1 और 8 को उठा लेते हैं। चलिए 1 और 8 को लेते हैं तो 1 और 8 क्या कहलाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए आप, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये युग बना है वो आपका क्रम से बना है।
1 और 8, 1 7, 1 9। अब ऐसा नहीं है कि 1 और 8 यहाँ है तो उसके बाद 2 और 7 यहाँ है, ऐसा नहीं। मतलब पहले हमारे पास क्या हुआ, मतलब 1 वाला हम इसको इंड कर दिए, उसके बाद हम शुरुआत किससे किए, 2 से, उसके बाद 2 वाला इंड कर दिए, उसके बाद शुरुआत आपका 3 से। अगर 4 आता तो 4 से शुरुआत, मतलब 4 लिखते, उसके बाद 4 से शुरुआत करते, ठीक है। उसके बाद आपका 5 आता तो 5 से शुरुआत करते, ठीक है। तो मतलब जो भी युग्म हमको बनाना है वो आपका क्या करना, मतलब हमको क्रम से बनाना है। क्या बनाना है, क्रम से बनाते चले जाना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। तो क्रमित युग्म का कोई भी आपका युग्म जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आर्डर पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्डर पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो लिखने का तरीका होता है आपका क्या होता है, यानी एक्स कामा वाई, क्या होता है, एक्स कामा वाई, यानी जो आपका एक्स होगा, बात को समझना, ये जो आपका एक्स होगा वो आपका क्या होगा, क्रमित युग्म का पहला घटक होगा। ध्यान समझना, ये आपका क्या होगा, क्रमित युग्म का पहला घटक, पहला घटक ये, यानी जो एक्स होगा वो क्या होगा, क्रमित युग्म का पहला घटक। जैसे इसमें 1 और 8 क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक। 8 क्या है, क्रमित युग्म का दूसरा घटक। 1 क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक। 7 क्या है, क्रमित युग्म का दूसरा घटक। यानी जो इसमें वाई होगा, वाई आपका क्या होगा, क्रमित युग्म का क्या होगा, दूसरा घटक होगा। क्रमित युग्म का क्या होगा, दूसरा घटक होगा। क्रमित युग्म का क्या होगा, दूसरा घटक। अच्छा देखो, इसमें आपका ये भी होता है। अब ये आप नहीं कह सकते कि एक्स कामा वाई, ध्यान समझना, एक्स कामा वाई कभी भी वाई कामा एक्स के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो आपका एक्स है, ये एक्स क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक। अभी हमने बताया एक्स आपका क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक है। क्रमित युग्म का क्या है, पहला घटक है। जबकि इसमें आपका यक्स क्या हो रहा है, इसमें आपका यक्स क्रमित युग्म का दूसरा घटक हो रहा है। क्रमित युग्म का क्या हो रहा है, दूसरा घटक हो रहा है, ठीक है। यानी ये बराबर तब होता है जब एक्स कामा वाई बराबर क्या होता है, एक्स कामा वाई के, ठीक है। मतलब एक्स इसमें क्रमित युग्म का पहला घटक है, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, एक्स आपका क्या होना चाहिए, क्रमित युग्म का पहला घटक होना चाहिए। तब जाकर ये आपका क्रमित युग्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि बराबर कब होंगे और कब बराबर, मतलब बराबर कब होंगे। और यहाँ से इसको समझ सकते हो कि हमको अगर बराबर है, मतलब क्रमित युग्म का अगर हमको बराबर करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, संगत प्रत्येक घटक क्या होना चाहिए, संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाकर आपके क्रमित युग्म बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर इसको हमको परिभाषा लिखना है इसका, अगर इसको हमको परिभाषा लिखना तो परिभाषा हम किस तरीके से लिखेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा आप इस तरीके से दे सकते हैं, डिफिनेशन इसका, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी मझले कोष्टक में एक्स कामा वाई, जहां एक्स कामा वाई इस प्रकार है या सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किससे, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो क्रमित युग्म का पहला घटक होगा वो किससे संबंध रखेगा, समुच्चय ए के साथ संबंध रखेगा। किससे, समुच्चय ए के साथ संबंध रखेगा। और जो वाई यानी जो क्रमित युग्म का दूसरा घटक होगा यानी वाई, वो किससे संबंध रखेगा, समुच्चय बी के साथ संबंध रखेगा। किससे संबंध रखेगा, समुच्चय बी के साथ संबंध रखेगा। तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से समझ सकते हो, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू क्या, बी से। यानी जो इसमें यक्स है, फिर समझो यक्स आपका क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक है, क्रमित युग्म का पहला घटक है। और जो आपका वाई है ये आपका क्या, क्रमित युग्म का दूसरा घटक, क्रमित युग्म का क्या है, दूसरा घटक है, ठीक है। ये आपका एक्स क्या है, क्रमित युग्म का पहला घटक, वाई आपका क्या है, क्रमित युग्म का दूसरा घटक, ठीक है। अब समझते हैं कि दो क्रमित युग्म समान कब होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसका हमने क्रमित युग्म निकाल लिया और इस तरीके से हमने इसका डिफिनेशन निकाल लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर हमको क्रमित युग्म निकालना, अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे और उसका डिफिनेशन हमको लिखना, तो इस तरीके से हम डिफिनेशन इसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि दो क्रमित युग्म समान कब होते हैं। चलिए इसको रब करते हैं और चलिए यहाँ से इसको रब कर देते हैं। अब समझते हैं कि दो क्रमित युग्म समान कब होते हैं, ठीक है। देखिए दो क्रमित युग्म समान तब होंगे जब वो क्या हो, जब उनके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक आपस में बराबर हो। जैसे यहां लिख लेते हैं पहले, दो क्रमित युग्म समान, दो क्रमित युग्म समान तब होते हैं
जब ये दो कर्मित युग समान तब होते हैं जब क्या हो कि उनके प्रथम घटक यानी उसके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक आपस में बराबर हो। जैसे समझ लो, जैसे ए बराबर हम ए क्रॉस बी कर दें, ए क्रॉस बी में जो हमारे पास है आपके ए क्रॉस बी में जो हमारे पास है एलिमेंट्स हैं, ऐसे समझ लो आपका क्या है 1,2 है, और इस तरीके से कर दे, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास 1,2 है, ऐसे समझ लो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है 1 और 2 है, और पी क्रॉस क्यू हमारे पास समझ लो कि 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो इसमें देखेंगे क्या ये जो क्रमित युग में यानी जो आपका क्रमित युग आपस में बराबर है, तो अभी क्रमित युग बराबर तब होंगे जब इसमें क्या हो, यानी इसका प्रथम घटक मतलब कि इसका संगत घटक आपस में बराबर। जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ है, यानी इसका प्रथम घटक जो है वही आपका क्या है दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रथम घटक के बराबर है। इसका जो द्वितीय घटक वही आपका क्या है दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वितीय घटक के बराबर है। तो आपका क्या होगा, ये क्रमित युग आपस में बराबर हो, यानी 1,2 बराबर किसके होगा 1,2 के। ठीक है, जब ये क्रमित युग यहाँ सब समझ सकते हो कि जब संगत घटक आपस में बराबर, यानी संगत प्रथम घटक आपस में बराबर है, संगत द्वितीय घटक भी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा पी क्रॉस क्यू के हो जाएगा। यानी तब जाकर आपका क्या होगा कि जो आपका ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा पी क्रॉस क्यू के कार्टेशियन, यानी ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मतलब दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर तब होते हैं जब, ऐसे समझ सकते हो कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर तब होते हैं, यानी इस तरीके से समझो कि दो कार्तीय गुणनफल आपस में बराबर तब होते हैं जब आपका क्या हो कि संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक आपस में बराबर हो। जैसे एक यहाँ तो एक यहाँ, दो यहाँ दो यहाँ, ठीक है, तब जाकर हमारे पास क्या होगा कि दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समझते हैं, इस पर एग्जाम्पल्स करते हैं और इसको आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अनेकों एग्जाम्पल करके आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें और एक एग्जाम्पल करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इस पर एग्जाम्पल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट पी है, ध्यान समझना, एक सेट पी है और सेट पी के अंदर जो एलिमेंट्स हम मान लेते हैं कि 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है, और दूसरा सेट हमारे पास मान लीजिए आर है, और सेट आर के जो एलिमेंट्स मान लेते हैं आपका 1 है, 9 है, उसके बाद आपका 7 है। ठीक है, तो अगर हमको इसका क्या करना पड़े कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़े, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब P क्रॉस आर। P क्रॉस आर कैसे निकालेंगे, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्या होगा क्रमित युग में आएगा, यानी क्रम से आएगा। ठीक है, तो यानी 2, अगर हम 2 लेकर चल रहे हैं तो क्या होगा, यानी 2,1 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2,9 होगा, उसके बाद कितना होगा 2,7 होगा। अब यहाँ से अगर हम 4 लेकर चल रहे हैं, अब क्या होगा, अब 2 वाला हमने इंड कर लिया, अब 4 लेकर चलेंगे तो कितना होगा 4,1 होगा, 4,9 होगा, उसके बाद क्या होगा 4,7 होगा। अब 6 उठाएंगे तो अब 6 को यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 6,1 होगा, 6,9 होगा, उसके बाद क्या होगा 6,7 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो मतलब इसकी अगर डिफिनेशन इस तरीके से लिखें तो इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे अभी हमने बताया था, इसको हम इस तरीके लिखेंगे कि P क्रॉस R बराबर क्या, यानी x, y इस प्रकार है कि जो आपका x है वो किससे बिलोंग करेगा P से, और जो आपका y किससे बिलोंग करेगा R से बिलोंग करेगा। देखो इसमें आपका जो इसको x और y मानो, तो जो आपका x है यानी जो 2 है किससे बिलोंग करेगा P से, और जो आपका 1 बिलोंग करेगा R से। इसमें देखो 2 किससे बिलोंग करेगा P से, और वो 9 किसका बिलोंग करेगा R से बिलोंग करेगा। यानी अगर एक मतलब इस कंडीशन में पालन करें, यानी x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू R, ठीक है, तब जाकर हमारे पास वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा। यानी जो x होना चाहिए वो P के साथ, यानी समुच्चय P के साथ संबंध रखना चाहिए, और y किससे होना चाहिए R के साथ, यानी समुच्चय R के साथ संबंध रखना चाहिए, तब जाकर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया, हमने 2 एग्जाम्पल इसको बता दिया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए। ये आपका आप समझ सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समझते हैं, इस पर एग्जाम्पल करते हैं और इसको आगे सारी चीज़ों को देखते हैं।
चलिए इसमें हम करते हैं एग्जाम्पल, और इसके बाद हम एग्जाम्पल मतलब करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर मतलब ये उदाहरण संख्या 1 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपका ये दिया है कि यदि x+1 y - 2 बराबर किसके है, 3, 1 के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इसमें आप ये कह सकते हैं जो कर्मित युग्म है वो आपका क्या समान, इसका मतलब ये है कि x+1 किसके बराबर होगा, 3 के होगा, और y-2 आपके किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखो बात ध्यान समझो कि हमने ये बताया था कि अगर कर्मित युग, अगर दो कर्मित युग आपस मतलब अगर कर्मित युग समान हो रहे हैं तो उसके संगत घटक भी क्या होंगे, समान होंगे। बात को समझना, अगर यहाँ 3 और 1 है तो यहाँ भी 3 और 1 आना चाहिए। यानी जो हम x और y का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ 3 होना चाहिए, y का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 होना चाहिए। मतलब हमने ये बताया था आपको कि अगर कर्मित युग बराबर है तो उसके संगत घटक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि, यहाँ लिख देंगे क्योंकि क्रमित युग्म क्या है, समान है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि x+1 बराबर किसके होगा, 3 को हो जाएगा, और उसके बाद y-2 बराबर किसके होगा, 1 के होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। x+1 यानी x का अगर मान निकालें तो प्लस में इसको उधर लेके आएंगे, 3-1 यानी 3-1 हो जाएगा, तो x का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, अच्छा ठीक 3 में से x+1 बराबर 3 है, तो यहाँ से 3 - 1 कितना होगा, x का मान आपका, ठीक है। चलिए x+1, ठीक है, x का मान कितना आपका है, 2 है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम, हाँ ठीक है आपका, और यहाँ देखते हैं प्रश्न आपका, तो ठीक है। चलिए y-2 बराबर आपका कितना है, 1 है। तो अगर हम y का मान निकालेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना होगा, 3। अब देखो हमने x का मान 2 निकाला, y का मान 3 निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जांच करना है। तो हमारे पास क्या है भाई, कर्मित युग समान तो संगत घटक भी आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें कहा क्या था, केवल x और y का मान निकालिए। थोड़ा सा हम इसकी जांच कर लेते हैं कि इसके संगत घटक आपस में बराबर होंगे कि नहीं। देखो x+1 है, तो यानी यहाँ क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 2 + 1 होगा, कॉमा यहाँ 3 है, y का मान कितना, 3 रखेंगे, 3 और -2 यानी 2 + 1 करेंगे कितना होगा, 3 और 3 में से 2 घटाएंगे आपका कितना होगा, 1। 3, 1 इधर और इधर भी 3, 1, यानी हमने जो बात कही थी वो आपका सत्य हो रहा है कि जो कर्मित युग, अगर कर्मित युग समान है तो उसके संगत घटक भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया कि x और y का मान हमने रखा यहाँ पर, तो यहाँ 3, 1 है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 3, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका, हाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है, उसको यहाँ पर लगाते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए, अब इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपका है, इसमें आपको यह कह रहा है कि यदि p बराबर आपका मतलब समुच्चय p आपका मान सकते हैं, समुच्चय p आपका, इसमें एलिमेंट्स आपका a b c है, और आपका दूसरा समुच्चय q है, इसके जो एलिमेंट्स आपका क्या है, r है। तो p क्रॉस q यानी समुच्चय p और समुच्चय q का हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तथा q क्रॉस p यानी समुच्चय q और समुच्चय p का हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है। देखो हमने ये बताया था कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर तब होंगे जब उसके संगत प्रथम घटक और संगत द्वितीय घटक आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, p क्रॉस q निकालेंगे। चलिए देखते हैं p क्रॉस q कैसे निकालते हैं। p क्रॉस q जैसे हमने तरीका आपको बताया था a क्रॉस b निकालकर, बिल्कुल वही वाला तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, ठीक है। तो p क्रॉस q निकाल रहे हैं, तो मतलब समुच्चय p के प्रत्येक अवयव को कहाँ लिखेंगे, मतलब समुच्चय p के प्रत्येक अवयव को लेकर समुच्चय q के प्रत्येक अवयव के साथ क्या लाएंगे, क्रमित युग में लाएंगे, क्रमित युग में लिखते चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से a उठा लिया, समुच्चय p का यह आपका प्रथम अवयव आपका क्या है, a है, तो a का हम क्या करेंगे, समुच्चय q के साथ क्या लिखेंगे, क्रमित युग में लाएंगे, ठीक है। तो हमने a लिया तो a कॉमा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब तो एंड हो गया। अब b लेकर चलेंगे तो क्या होगा, b कॉमा r हो जाएगा। c लेकर चलेंगे तो आपका क्या होगा, c कॉमा r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बना, ये आपका क्या बना हमारे पास कि ये आप कह सकते हैं कि p क्रॉस q हमारे पास कितना है, a कॉमा r, b कॉमा r, c कॉमा r। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, q क्रॉस p निकालेंगे।
क्यू क्रॉस पी कैसे निकालेंगे? अब देखो क्यू क्रॉस पी निकालना है तो मतलब अब यहाँ से हम क्यू लेकर चलेंगे, यानी क्यू के प्रत्येक अवयव को समुच्चय पी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आर का इसमें लिखेंगे तो कितना होगा? आर कामा एक होगा, उसके बाद आर कामा बी हो जाएगा, उसके बाद आर कामा सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये पी क्रॉस क्यू है, ये क्यू क्रॉस पी है, तो क्या पी क्रॉस क्यू बराबर है क्यू क्रॉस पी के? क्यू क्रॉस पी के देख कर बताओ, क्या पी क्रॉस क्यू बराबर है क्यू क्रॉस पी के? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि इसका प्रथम घटक ले लें, मतलब इसका क्रमिक युग्म पहला ले लें ए और आर, और इसका भी हम क्या लेते हैं, इसका प्रथम घटक ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ए है, ए आपका क्या है? ये आपका क्रमिक युग्म का पहला घटक है। इसमें देखते हैं तो ये क्रमिक युग्म का आपका क्या दूसरा घटक हो रहा है, जबकि इसको अगर ये बराबर तब होता जब यहाँ ए होता, यहाँ मतलब ये प्रथम घटक होता, ये भी प्रथम घटक, मतलब ये आपका क्या होता, ये मतलब संगत घटक, यानी ए आपका ये प्रथम घटक है तो यहाँ भी आपका क्या होता है, ए अगर प्रथम घटक होता तो अब तो हम कहते हैं ये आपका बराबर है। लेकिन अब देखो यहाँ से इसमें देखो आर आपका क्या है, इस क्रमिक युग्म का दूसरा घटक है, इसमें आर आपका क्या हो रहा है, इस क्रमिक युग्म का पहला घटक हो रहा है, तो आपका ये बराबर नहीं हो सकता। यहाँ ए आर है, यहाँ आर कामा ए है, यहाँ बी आर है तो यहाँ आर कामा बी है, यहाँ सी आर है तो यहाँ आर कामा सी, मतलब उल्टा होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर ये बराबर तब होता जब ए कामा आर यहाँ रहता है और ए कामा आर यहाँ रहता है, बी कामा आर यहाँ है तो बी कामा आर यहाँ रहता है, सी कामा आर यहाँ तो सी कामा आर यहाँ रहता है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये है कि अगर ये आर कामा ए है तो यहाँ भी आर कामा ए होना चाहिए था, लेकिन ए कामा आर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका ये बराबर नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, यानी पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो संगत घटक है, यानी इसमें जो आपका संगत प्रथम घटक है वो आपका क्या है, बराबर नहीं है। संगत द्वितीय घटक जो है आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 के आगे से उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।